अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सेल चैप्टर का पार्ट 1 किया बेटा। क्या क्या पढ़ा इसमें है ना हमने? इंट्रोडक्शन। और हमने पढ़ा यस। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। फिर हमने यूकैरियोटिक सेल में जो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक है न्यूक्लियस, उसको हमने पढ़ा। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल अटैच्ड होता है। उस ऑर्गेनल का नाम है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसमें 3 वर्ड्स हैं, अगर आप इसको अलग अलग देखो तो। एंडो मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड। प्लाज्म का मतलब क्या बताया था बेटा? प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। प्लाज्म का मतलब क्या हो गया? फ्लूइड। और रेटिक्यूलम का मतलब क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? रेटिक्यूलम। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का मतलब क्या है? एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे आपके पास ट्यूब्स हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसमें वैसे मेरे पास अभी हमें देखना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से। तो ये होता है बेटा, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, आप सबको पता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। अगर ऑप्शन में आ जाए कि न्यूक्लियस के करीब कौन सी होती है, तो आप देख सकते हो जैसे ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप इसको कहते हैं, और ये न्यूक्लियर पोर है। तो इसके साथ कौन सा होता है करीब में? इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इससे दूर कौन सा होता है बेटा? ये होता है आपके पास स्मूथ। सही बेटा। तो न्यूक्लियस के करीब कौन सा है? जो मोस्ट बेस्ट आंसर है, बेस्ट, उसको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियस से दूर है उसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है ना? आवाज आ रही बेटा? जी सर, मैं समझा माइक ऑन। किसका, मेरा? तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा नहीं। हाँ, तुम्हारा माइक और फिर। सर, हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ। अभी सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, वो एक सेल का सबसे ज्यादा फैला हुआ ऑर्गेनल होता है। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव सबसे ज्यादा फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेल को बनाएं और उसका न्यूक्लियस को बनाए, तो ये यहाँ से जो चल रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है। ऐसी है। तो हम ठीक कह है। सकते हैं कि एक सेल का सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव या फैला हुआ ऑर्गेनल है। लार्जेस्ट तो नहीं है, मोस्ट एक्सटेंसिव है, फैला हुआ। अच्छा, इसके जो फोल्ड्स होते हैं, अंदर वाले जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं बायो में? सिस्टर्ने। सिस्टम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ हो या रफ हो, वो किससे मिलके बनता है? वो लिपोप्रोटीन से मिलके बनता है। बिल्कुल। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ का मतलब ए ग्रैन्युलेटेड, यानी कि उसके ऊपर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, कोई दाने शाने नहीं है, कोई प्रोटीन्स, सॉरी, कोई राइबोसोम्स नहीं है। और जो रफ होता है उसकी सरफेस पे ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी कि उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। आप बोलोगे यस, उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। जो स्मूथ है इसका क्या काम होता है? जो स्मूथ है इसका कोई काम राइबोसोम्स से नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, यानी कि ये राइबोसोम्स नहीं है तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा। क्योंकि याद करो बेटा, राइबोसोम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम को राइबोसोम क्यों कहते हैं? इसके अंदर होता है RNA। आ रहे हैं। और जिसके पास RNA है वो तो प्रोटीन बनाएगा। इनके पास राइबोसोम नहीं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां पे इनका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चीज जी, वही है, नाम कैल्शियम अलग आ है। गए इनसे। बिल्कुल, जो कैल्शियम स्टोर करते हैं, बिल्कुल, जो कैल्शियम स्टोर करते हैं। और कैल्शियम चाहिए होता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ये जी। और भी क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी में ऑयल यानी कि लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हमारे ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जो स्टेरॉइड बनाते हैं। स्टेरॉइड यानी कि लिपिड्स की बात हो रही है, और लिपिड्स को बनाने वाले सेल्स को एडिपोज सेल्स कहते हैं। एडिपोस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल्स में भी स्टोर होता है जो क्या स्टोर करते हैं? ऐसे सेल्स ग्लाइकोजन। में भी पाए जाता है जो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज की एक्सेस फॉर्म को ग्लाइकोजन कहते हैं। जो भी हम बॉडी में ग्लूकोज खाते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और कहाँ स्टोर होता है? लिवर और मसल्स में।
तो ग्लाइकोजन जिन सेल्स में स्टोर होता है वहां आपको जरूर मिलेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एक और भी सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स वो होते हैं बेटा जो किसी भी टिश्यू के आसपास होते हैं, यानी कि जैसे ये मैंने ब्लू कलर से एक टिश्यू बनाया, और टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। तो अगर मैं कुछ सेल्स इसके आसपास बना दूं और ये रेड कलर के सेल्स हैं, तो ये इसके जाती सेल्स होंगे या पराये सेल्स? तो आप बोलोगे सर ये तो पराये हाँ, सेल्स हैं। तो पराये सेल्स को बायो में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। सही। इंटरस्टिशियल सेल्स की बहुत बेस्ट एग्जांपल है, सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। हमारे टेस्टिस के अंदर टिब्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बायो में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसके जी। आसपास जो इसके अपने जाती सेल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। और इसके जो पराये सेल्स हैं उनको हम लोग बायो में कहते हैं लीडिक सेल्स। तो लीडिक सेल्स और एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल्स में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जब बात आ जाए रफ की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ताल्लुक राइबोसोम से होता है, और जिसके पास राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएगा। और ये जी। हमेशा उन सेल्स में मिलेगा जो प्रोटीन बनाते हैं। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक सॉरी अकर्स हेयर, अच्छा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम में होता है आरएनए, और समझो वहीं पर ही काम हो जाता है ट्रांसलेशन का। तो आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। जो सिंथेसिस होता है, यानी कि जब आफ्टर सिंथेसिस जब प्रोटीन बन जाता है, या तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा या सेल के बाहर चले आएगा। फंक्शंस क्या है, चाहे स्मूथ हो या रफ हो, दोनों के मिला के बताए हुए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म। क्योंकि रफ सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही क्या अटैच होता है बेटा, राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल्स के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये नहीं होगा तो सेल का स्ट्रक्चर वैसा मेंटेन नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इतना बड़ा होता है कि वो हमारे सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, ये क्योंकि ये इतना बड़ा ऑर्गेनेल है कि ये न्यूक्लियस से कहाँ तक फैले हुए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक। तो कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, या इंटरसेल्युलर यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में, तो ये कंडक्टिंग पाथवेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनके ये चैनल्स हैं जहाँ से चीजें सेल के अंदर भी जा सकती हैं, सेल के बाहर भी जा सकती हैं। तो ये समझो रास्ते हैं, हाईवे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ठीक एक है। और भी काम है, ये आरएनए को भी अलाउ करता है कि आरएनए यहाँ बनता है न्यूक्लियस के अंदर, याद होगा अभी बताया था। आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए अब यहाँ से न्यूक्लियस से गुजर के यहाँ तक आ रहा है। तो ये एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है कि आरएनए को, कि तुम न्यूक्लियस में बन के न्यूक्लियस में जाओ, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में चले आओ। समझो रास्ता है, ये हर चीज का रास्ता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स बनाता है, ये हमारे बॉडी में हार्मफुल ड्रग्स को भी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज ऑफ कैल्शियम भी करवाता है। और कैल्शियम स्टोर क्यों करते हैं, ताकि कैल्शियम मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिकॉर्ड्स। दौरान रिलीज हो जाए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हमारे पास कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, यानी कि कुछ चीजें निकलती हैं, स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, वही आगे जाके क्या बनाने के काम आते हैं। अच्छी बात। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक और ऑर्गेनल निकलता है, उसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। सही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये यहाँ से था। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन नोट्स से, ये नोट्स का फायदा है कि इसमें न्यू सिन बोर्ड और पुरानी सिन बोर्ड दोनों कवर हो रही है। ये वाले जो नोट्स हैं, ये अभी जिससे पढ़ा रहा था, इसमें सिर्फ आपके पास न्यू सिन बोर्ड है। सही, तो इसलिए मैं दोनों जगह से देख रहा हूँ। इसमें देख लेते हैं वैसे एहतियातन। अच्छा, एक अच्छी बात लिखी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वो याद रखना बेटा, वो क्या चीज़ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हमारी बॉडी में स्किन में भी पाए जाते हैं, क्योंकि स्किन एक ऑर्गन है। ऑर्गन मिलके बनता है टिश्यूज से, टिश्यूज मिलके बनता है सेल से, और सेल के अंदर तो सब होगा, सारे ऑर्गेनल्स होंगे। स्किन में ये क्या स्टोर करता है, ये थोड़ा सा स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे क्या बनाने के काम आता है, विटामिन डी, थोड़ा सा विटामिन डी। और आपको पता है बेटा, विटामिन डी आपके बोन्स के लिए अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। ना आवाज आ रही बेटा? जी जी। सही है। अच्छा, अब वो आपके पुरानी सिन बोर्ड में लिखा हुआ, जो अफ्रीकन लेडीज हैं वो इंटेंस सनलाइट से बचने के लिए वो पहनती हैं फुल स्लीव्स। फुल स्लीव्स में उनका पूरा स्किन तो ढक गई, कवर हो गई, तो उनका सनलाइट से एक्सपोजर नहीं हो पाता। अब जब सनलाइट से एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो बेचारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी कैसे बनाएगा? तो अफ्रीकन लेडीज में विटामिन डी की कमी की वजह से उनकी बोन्स बहुत क्या हो जाती हैं, वीक। याद रखिएगा। अच्छा, तो ईआर जो है कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी जो है कोलेस्ट्रॉल वो। नहीं बना रहा, कोलेस्ट्रॉल से ये बना रहा है विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है विटामिन डी। अच्छा अच्छा। ये तो उनकी बोन्स फिर वीक हो जाती हैं। तो ये अच्छा पॉइंट लिखा हुआ था पुरानी सिम बोर्ड में हमारे पास। तो ये आपके पास था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एक और स्ट्रक्चर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी का साइंटिस्ट के नाम पर ही था, कमिलो गोल्जी। अच्छा, इसके ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? गोल्जी सोम भी कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडीज कह लें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लें, गोल्जी apparatus कह लें। और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि कोई बस कंटिन्यूअस कैनाल सिस्टम है, जो कि एक के ऊपर एक ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं सही। केनालिक्यूलर सिस्टम विद सैक। सैक का मतलब ही बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक, दूसरा सैक, तीसरा सैक, चौथा सैक। तो ये सैक लाइक होते हैं, सैक लाइक। और ये फ्लैट एंड, और ये फ्लैट भी होते हैं। तो ये फ्लैट एंड होते हैं प्लेट की तरह, और ये सैक लाइक है। ये कभी भी दो तीन वर्ड्स आ रहे हो तो समझ जाना गोल्जी बॉडी की बात हो रही है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, बिल्कुल इनमें मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। देखो, डबल मेम्ब्रेन वाला अभी तक हमने कोई भी नहीं पढ़ा सिवाय न्यूक्लियस के, सिर्फ न्यूक्लियस था डबल मेम्ब्रेन। बाकी जो जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन है, उससे जो चीज निकली है वो भी सिंगल होगी। गोल्जी बॉडी से मजीद तीन ऑर्गेनल्स निकलते हैं, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, ग्लाइक्सिसोम्स, वो भी सारे कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। सही है। तो ये चीज़ है। और ये आप ये गोल्जी बॉडी की जहाँ तक बात करें, ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं साइड से, इनमें राइबोसोम होता ही नहीं है। और ये जो साइड के जो आपको नजर आ रही है, साइड के पकोड़े, इनको हम लोग बायो में कहते हैं सिस्टर्ने। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्ड्स को एक ही नाम देते हैं, सिस्टर्ने। ये अच्छा, फोल्ड्स उधर सिर्फ वाइट, उधर उसके चैनल्स को कहते थे सिस्टर्न ने। ये वाले जो चैनल्स हैं इनर जी, फोल्डिंग्स। बिल्कुल ये इनफोल्डिंग्स कह लो, चैनल से ज्यादा इनफोल्डिंग्स। ये क्रिस्टिना कहाँ होते थे? क्रिस्टा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। अच्छा। और क्या लिखा हुआ है, गोल्जी बॉडी बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो बच्चा है, लेकिन कौन सी टाइप का बच्चा है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ है। रेटिकुलम का हाँ। बच्चा है। क्योंकि देखा जाए सेल के अंदर जो है, न्यूक्लियस के करीब तो कौन सा था, रफ था। न्यूक्लियस के हाँ। करीब कौन सा था, स्मूथ था। तो स्मूथ से ही फिर गोल्जी बॉडी निकल रहा है। इन दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और ये डिस्क शेप होते हैं, डिस्क है मतलब फ्लैटन, एक ही बात है। और इसके कंपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नाई। गोल्जी बॉडी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ हो या रफ हो, उसके प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई। अब बता देता हूँ किस तरह मॉडिफिकेशन। देखो, ये मैंने बनाया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बेसिकली बेटा दो चेहरे होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। मैं यहाँ पे दो बना देता हूँ ताकि याद रहे, बल्कि तीन बना देता हूँ।
अच्छा, ये जो बाहर वाला जो जगह है, ये जो ऊपर उठी हुई है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। इसको कहते हैं इनकमिंग साइट। इनकमिंग, यहाँ से चीजें आती हैं। और इसका एक और नाम है सिस फेस। रिसीविंग साइट भी कहते हैं, यहाँ से चीजें आती हैं। कहाँ से आती हैं यहाँ से चीजें? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। ऐसी रफ ठीक एंडोप्लाज्मिक है। रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ से तो क्या आएगा? प्रोटीन, क्योंकि रफ में राइबोसोम्स होते हैं। तो ये प्रोटीन आ रहा है यहाँ से। और जो स्मूथ है, यहाँ से तो लिपिड्स वगैरह आते हैं। ठीक है। ये लिपिड्स बनाता है, कैल्शियम स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ से लिपिड्स आ रहे हैं। तो जब ये आते हैं यहाँ पे, तो इनकी मॉडिफिकेशन होती है। किस तरह मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन इनकी किस तरह होगी? अगर प्रोटीन है तो गोल्जी बॉडीज के साथ मिला देगा लिपिड्स को। क्योंकि गोल्जी बॉडी भी खुद किससे मिलके बनता है? लिपिड्स और प्रोटीन, यानी कि लिपोप्रोटीन। तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। समझ गए? प्रोटीन आया, इसने प्रोटीन के साथ मिला दिया। जब प्रोटीन आ रहा था, इसने प्रोटीन के साथ मिला दिया ग्लाइकोजन। इसके पास ग्लाइकोजन भी होता है। तो आपके अच्छा, पास ये क्या? प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा होगा। ये अभी हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। ये जो लिपिड साहब आ रहे थे, लिपिड साहब, इनके साथ भी तो मिला सकता है कुछ ना कुछ। लिपिड्स आ रहे थे, इसके साथ बना दो, इसके साथ ऐड कर दो अपने अंदर मौजूद प्रोटीन्स। तो क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन्स, वही वाली बात। इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन। और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं जो अलग अलग खानदान के हो? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये जो लिपिड आ रहा था, ये जो लिपिड आ रहा था, इसके साथ कभी ये ग्लाइकोजन को भी मिला देता है। तो लिपिड्स प्लस ग्लाइकोजन इज इक्वल्स टू ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड। तो ये चीज होती है कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आता है। लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये सब जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये बनने के बाद कहाँ से निकलेंगे? तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये बनने के बाद अब इनको यहाँ से निकलना है। ये साइड अंदर की तरफ है, तो वो साइड थी कॉन्वेक्स, ये साइड है कॉनकेव। उस साइड का नाम था इनकमिंग साइड, इस साइड का नाम है शिपिंग साइड। यहाँ से चीजें निकल रही हैं, शिप हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही है। उसको कहते हैं सिस फेस, इसको कहते हैं ट्रांसफेस। सही। तो यहाँ से कौन सी चीजें निकल रही, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड? तो आप बोलोगे सर यहाँ से निकल रहे हैं कौन से प्रोडक्ट्स? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जिनको हम लोग बायो में कौन से मॉलिक्यूल्स कहते हैं? कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। अब वो निकलते कैसे? वो निकलते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। ये रहा एक वेसिकल निकला, ये वेसिकल निकला। इन्हीं वेसिकल्स के अंदर आपके पास समझो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स हैं। इन वेसिकल्स के अंदर ही ये सब मौजूद है, ग्लाइकोलिपिड। तो ये सब इसी के अंदर ही मौजूद है। इन वेसिकल्स का नाम क्या है? इन वेसिकल्स को हम लोग बायो में कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स। यानी कि गोल्जी बॉडीज के बेटा तीन काम है। ये मॉडिफिकेशन भी करता है, ये वेसिकल्स के अंदर चीज़ों को पैक भी कर रहा है, पैकेजिंग भी कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है। तो तीन काम याद रखना गोल्जी बॉडी के: मॉडिफिकेशन, ठीक है। पैकेजिंग और पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल, और सर डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का काम तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा था। क्या चीज़ वो भी करता है? अब वो अनमॉडिफाइड वालों का काम देख लेता है, ये मॉडिफाई वालों का काम देख लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हो गया आपके पास गोल्जी बॉडीज। बस एक टास्क है, तुम टास्क इसमें नोट करो अपने पास कि एक गोल्जी अपरेटस बनाने में ये कितने सैक लगते हैं, यानी कि ऐसे कितने थैलियां लगेंगी एक गोल्जी बॉडी को बनाने में। 3 हैं या 5 हैं? कितनी थैलियां? हाउ मेनी sacks आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वन गोल्जी apparatus? सर ये हमारे सिंटेक्स बोल रहे हैं। वो
नहीं है ना, तभी पूछ रहा हूँ ताकि एप्टीट्यूड के लिए ना वो आसानी होती है। इसका देखो, एक साइड क्या कहलाती है, सिस फेस, और ये कॉन्वेक्स होती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है ना, जो इसके करीब है। और जो उससे दूर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है, वो कॉनकेव है। और उसको कहते हैं ट्रांसफेस, मेच्योरिंग फेस, शिपिंग साइट। काम किया गोल्जी बॉडी का, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। गोल्जी बॉडी क्या काम करते हैं? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स ये लिखा हुआ है। गोल्जी बॉडी काम क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को मिला देते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कहते हैं काइटिन, एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, जो सेल वॉल बनाने में काम आते हैं। तो वो भी किससे मिलके बनते हैं, गोल्जी बॉडीज से। तो याद रखना बेटा, प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडी क्या बनाने के काम आता है, सेल वॉल। सेल वॉल से जो पहले चीज बनती है ना, उसको कहते हैं सेल प्लेट। यानी कि जब माइटोसिस होती है, जब एक सेल कितने में डिवाइड हो जाता है, एक सेल जब दो में डिवाइड हो रहा है, तो जो दरमियान में जो स्टेम पे जो सेल, ये जो डिवीजन बनती है, दीवार बनती है, उसको कहते हैं सेल प्लेट। ये आगे जाके दो सेल्स को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। और हर एक के पास अपनी जाति क्या होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल। सेल प्लेट बनाने के लिए भी गोल्जी बॉडी रिक्वायर्ड है। गोल्जी बॉडीज के तीन बच्चे होते हैं, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स। ये सब किससे डिराइव्ड हुए हैं, गोल्जी बॉडीज से। ये देखो, बन बन की चीजें निकल रही हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। और किसी भी चीज के अंदर की चीज हो, उसको ल्यूमेन कह लो, या बायो में इसका एक और नाम चलता है, मैट्रिक्स। अच्छा, ठीक गोल्जी बॉडीज प्लांट्स पे जो होते हैं उनका नाम अलग होता है बेटा, उनको हम लोग बायो में कहते हैं डिक्टायोसोम्स। एनिमल की गोल्जी बॉडीज को गोल्जी बॉडीज ही कहते हैं। प्लांट्स हो जाएं या इनवर्टिब्रेट्स हो जाएं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं फिर, उनके गोल्जी बॉडीज को डिक्टायोसोम्स कहते हैं। किस किस में, प्लांट्स एंड कौन से इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जिसमें वॉर्म्स आ जाते हैं आपके पास, प्लेटिहेल्मिन्थेस वगैरह। सही बेटा ना, समझ आया? डिक्टायोसोम्स वाले सर वापस बता दो। डिक्टायोसोम्स गोल्जी बॉडी का ही नाम है, बस प्लांट्स में और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में गोल्जी बॉडीज को डिक्टायोसोम्स भी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। अच्छा, ये जो सारे जो मिलके बने हुए ना, एक दो तीन चार पाँच छः, मैंने आपसे ही पूछा है कि कितने मिलके एक गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। सही, कितने मिलके, दो तीन चार पाँच, कितने? सही। हाउ मैनी, इंटरनेट देखते क्या बोलता है, हाउ मैनी सेक्स ऑफ गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट, नहीं, हाउ मेनी सेक्स ऑफ गोल्जी बॉडीज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गोल्जी apparatus। वो इंटरनेट कह रहे हैं 3 से 8, और मैक्सिमम तीन है से कुछ सेल्स में तो 60 तक भी है। तो 3 से 8 सिस्टर्न ने, अब तुम पंजाब फेडरल बोर्ड से देखना। 1 मिनट अभी देख लेते हैं वैसे पंजाब बोर्ड में है कि नहीं। अब पंजाब बोर्ड में गोल्जी apparatus ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। नहीं है पंजाब बोर्ड में, नहीं है। सही है, तो अब ठीक यानी कि हाँ आपको बेटी। ढूंढना है अब फेडरल बोर्ड से। अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी लिखी हुई, देखो याद आ गई। ये ये पेनक्रियास कहाँ से आ गया सर, गोल्जी बॉडी में पेनक्रियास कहाँ से आ गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ये फुल। मैं बता देता हूँ। देखो, गोल्जी बॉडी का एक कामों में से एक काम क्या था बेटा, गोल्जी बॉडी के मशहूर कामों में से एक मशहूर काम ये है, चीज़ों को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने से मुराद क्या है, चीज़ों को सिक्रीट करना। सही है। सिक्रीशन से ताल्लुक होता है किसका, ग्लैंड्स का। ऐसी है ना, ग्लैंड्स हमेशा क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सही। तो अगर मैं कहूँ कि पेनक्रियास में है, बिल्कुल है, तो पेनक्रियास भी तो एक ग्लैंड है। तो यानी कि याद रखना, ग्लैंड्स हमेशा क्या करते हैं, सिक्रीशंस। तो गोल्जी बॉडीज ज्यादातर ग्लैंड्स में पाए जाते हैं या सिर्फ ऑर्गन्स में पाए जाते हैं?
गॉल्जी बॉडी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किसमें? ग्लैंड्स में, क्योंकि ग्लैंड्स का काम ही क्या है? सिक्रीशंस करना। समझ गए? और गॉल्जी बॉडी का भी काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना, सिक्रीट सिक्रीशन। करना। तो गॉल्जी बॉडीज बहुत ज्यादा वाजे होते हैं, तादाद के ज्यादा होते हैं, अबंडेंट थैंक होते यू हैं बस। ग्लैंड्स में, क्योंकि ग्लैंड्स की नेचर ही है सिक्रीट करना। तो इन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज भी ग्लैंड है ना। जी, यहाँ तक समझ आ गया ना? डन। जी जी जी। है ना सब? इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में, अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। प्लीज इसको बेटा सारे बोर्ड से पढ़ लेना, लेक्चर से पढ़ लेना। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास अब बचा है न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल भी नहीं है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर खत्म करके सेकंड ईयर का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सही? सर सेल वॉल अगर हम एक्स्ट्रा में पढ़ लें, सॉरी? सेल वॉल एक्स्ट्रा कवर कर लें। सेल बॉल तुम पढ़ लो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो बताओ। ये जो नोट्स भेजे ना, इनमें सेल। से पढ़ लो। एक काम करो ना, इनमें से पढ़ के तुम बस पंजाब का गो थ्रू कर लो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है नोट्स में और पंजाब में ना। तो तुम्हें काम आ जाएगा। ये नोट्स पूरे बेटा, ये नोट्स पूरे हैं। इसमें आप देखो, सेल मेम्ब्रेन पूरा है अकॉर्डिंग टू न्यू सिनपोर्ट, पुरानी सिनपोर्ट, फायदा हो जाएगा तुम्हारा। सेल वॉल पूरा है, सारे ऑर्गेनल्स भी पूरे हैं। तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर तुम एक दफा इसमें गो थ्रू कर लो। हाँ, ये वाले छोड़ दो, ये छोटे छोटे, इसमें से नहीं आता ज्यादा। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, ये बेशक छोड़ दो। प्लास्टेड, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, ये देख लो। ये वाला भी छोड़ सकते हो, टॉपिक इतना मसला नहीं है। ये मैग्निफिकेशन वगैरह, हाँ इसका फॉर्मूला आता है। और उसके नीचे देखो एमसीक्यूज भी हैं। तो आपकी बुक्स में मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन का टॉपिक पढ़ लेना। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। और इनके फॉर्मूले बुक्स में नहीं, फॉर्मूला इंटरनेट से जरूर देखना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो कभी कभार आ सकता है आउट ऑफ सिलेबस में। फॉर्मूला ऑफ किसका? मैग्नी। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। सही है। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, खैर यहाँ से तो नहीं, सेल के चैप्टर के अकॉर्डिंगली ना। सेल के चैप्टर के अकॉर्डिंगली ये टोटल, हाँ ये वाला ऑब्जेक्टिव पावर वर्सेस आईपी से ही कुछ बेहतर है। एक और भी होता है फॉर्मूला ऑफ रेजोल्यूशन आई गेस। ये जो बता रहे हैं ना, ये नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं। जैसे हाँ देखो, ये थोड़े से आगे पीछे आ रहे हैं। तो ये दो, एक दो के फॉर्मूले ना कर लोगे तो, खैर मैं तुम्हें खुद बता दूंगा इसके फॉर्मूले ना। मेरे पास रेड ठीक है स्पॉट पे सर। बुक में लिखे हुए थे। ये तो खैर कुछ ज्यादा ही चीजें आ रही हैं, तो उससे आसानी हो जाएगी तुम्हें एटलीस्ट। मतलब कल की क्लास से तुम ये वाले चैप्टर गो थ्रू कर लोगे तो तुम समझो आउट ऑफ सिलेबस भी गो थ्रू कर लोगे इसी की आड़ में। बस जो रह जाएगा पीटीपी से, हम वो तो मैं क्लास के दौरान भी समझा सकता हूँ, जैसे हमने यहाँ से पीटीपी का देख लिया। तो पीटीपी ना भी करो मसला नहीं है, तुम सिर्फ ये वाला पीडीएफ कर लो। दिस वन 32 पेजेस वाला। 32 पेजेस में से 2-3 पेजेस निकाल दो एमसीक्यू के, 2-4 निकाल दो वो वाले टॉपिक्स जो बिल्कुल ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझो कम पेज 25-26 पेजेस है। तो इसमें से हम लोगों ने तीन ऑर्गेनल्स, 3-4 तो पढ़ लिए हैं, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी, हाँ 3 पढ़ लिए। ये है। सही है ना? सर लाजमी। वो वाला जो स्लाइड्स भी भेज देगा जरा कौन सी? मुझे, ये जिससे की वाली? हाँ वो जो की पॉइंट्स वाली नहीं थी। बेटा वो की पॉइंट्स इसी के नीचे ही है, इसी पीडीएफ में मर्ज कर दिया है। अच्छा इसी के अंदर ही है। इसी के नीचे ही है। सही है। तो ये 32 पेजेस में समझो ये दोनों पीडीएफ मैंने मर्ज कर दिया है। और एहतियातन अगर आसानी हो तो ये वाले करके देखना, सॉल्व आसान है, बेसिक है, बहुत पुरानी बुक के एमसीक्यू है। सही सही। अब ये जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे ये देखो माइक्रोस्कोप के सवाल ये आते हैं थोड़े। ये आपके न्यू सिंटेक्स बोर्ड में इसकी वैल्यू है कि मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की, कितना देख सकते हैं, ये सब चीजें हैं। सही है ना? इंशाल्लाह कल मिलते हैं बेटा अपने नॉर्मल टाइमिंग्स पर ही, जी तकरीबन सर, 4 बजे इसके तक तौर पर। इंशाल्लाह। सही है। और कब वाइंड अप हो जाएगा और चलो। कल लंबी क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह, और मतलब अब तो समझो अब 1.5 घंटे से एक्सीड ही होगी, 2-2.5 घंटे इंशाल्लाह, तो हमारा पेस में आ ठीक है जाएगा सर। वापस। सही बेटा, ख्याल रखना अपना, मस अल्लाह हाफिज। ओके।